चलो ठीक है, आज वापस से हम तुम लोग का पूरा चैप्टर खत्म करवा दे रहे हैं। ठीक है, आज पूरा चैप्टर एक बार खत्म करवा देंगे, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, आज एक बार वापस से हम थोड़ा ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, उसके बावजूद भी आज कोशिश करते हैं कि एक बार लास्ट क्लास में हम पूरा ही डीपली पढ़ाया था, बट आज हम तुम लोग का पूरा चैप्टर ही आज खत्म करवा देगा। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे। तो क्या हम लोग को बोला जा रहा है, तो इस चैप्टर का नाम का बुक देगा मेरे को एक बार। इस चैप्टर को पूरा ही आज खत्म करवा देते हैं। तुम लोग फेयर कॉपी किया? हाँ नहीं, चल ठीक है, अब हम समझ गया। तुम लोग को हम कितना भी मेहनत करें, अल्टीमेटली तुम लोग नहीं पढ़ेगा। लास्ट दिन टिक लगवा दिया, समझा दिया, उसके बावजूद भी ठीक। अब इससे ज़्यादा माथापेची हम कर नहीं सकता। चलो, क्या नाम है इस चैप्टर का? तो इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ, क्या नाम है? थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम डिटर्मिनेशन। थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इनकम डिटर्मिनेशन। डन है, ये हम लोग का इस चैप्टर का नाम है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लिहाज से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के हम लोग के इस बार का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें एक बार वापस से हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा दे रहे हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। चलो देखेगा यहाँ पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता था। सबसे पहला क्वेश्चन आज पूरा का पूरा ही वापस से हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन बनता था, क्या था पहला क्वेश्चन? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ, पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द component what are the components of aggregate what are the component of aggregate demand? ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। तो आप लोग को हम बताया था कि एग्रीगेट डिमांड, इसके अगर हम लोग देखें तो इसके हम लोग के चार कंपोनेंट थे। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या था? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आज हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो सब लोग लाइन पे रहेगा। आते हैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का। तो सबसे पहले तुम लोग को हम बताया था कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब पूरे देश का डिमांड। पूरे देश के डिमांड का मतलब हम तुम लोग को समझाया था कि पूरा देश का डिमांड, पूरा देश का डिमांड तब पता चलेगा। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाओ। क्या हुआ स्वीटी, घर से ही क्लास कर रही है? हाँ हेलो, हाँ 3 बजे क्लास है, सबको बोल दो ठीक है। चलो ध्यान से देखेगा तो क्या बोला हम लोग को? तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। डन है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब हम क्या बताया कि पूरे देश में जितना पैसा है वो क्या क्रिएट करता है? डिमांड। बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, मेरे पास अगर 500 रुपया है तो उस 500 रुपया से हम क्या कर देंगे? सामान कर देंगे। तो इस तरीके से देखा जाए कि पूरा देश में जितना पैसा है, पैसा नहीं होगा तो डिमांड भी नहीं होगा। अगर तुम्हारे मेरे पॉकेट में अगर पैसा ही ना हो
तो रास्ता पे निकलते वक्त हम लोग कुछ भी खरीद नहीं सकते। तो उस बेस पे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो हम जो भी जितना पैसा हमारे पास में है वही क्या कहलाता है, हमारा डिमांड कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है वर्ड, एग्रीगेट डिमांड, यानी पूरे देश में जो खर्चा होगा वही क्या कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड। तो पूरे देश में क्या खर्चा होता है, तो यस सी मतलब होता है प्राइवेट कंजम्पशन। क्या होता है सी का मतलब, सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजम्पशन। अब प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब यानी कि आपके पापा अगर 20,000 रुपया कमाते हैं और उसमें से अगर 10,000 रुपया वो कंज्यूम करते हैं, कहाँ कंज्यूम करेंगे, LIC देंगे, कहाँ कंज्यूम करेंगे तो वो राशन खरीदेंगे, कहाँ कंज्यूम करेंगे तो वो कपड़ा। तो ये सब जो पापा ने खर्चा किया अल्टीमेटली वो क्या क्रिएट करेगा इकोनॉमी में, डिमांड क्रिएट करेगा। डन है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब कौन सा इन्वेस्टमेंट, तो याद रखना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कौन सा, तो एक हमारे पापा खर्चा करते हैं जो इकोनॉमी में क्या क्रिएट करता है, डिमांड क्रिएट करता है। दूसरा हमारे पापा इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टमेंट हमारे पापा करते हैं बट गौर से देखेगा तुम तो ये इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में वो करते हैं, कहीं भी करते होंगे, लाइक LIC में इन्वेस्ट करते होंगे, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते होंगे, ये सारा पैसा अल्टीमेटली जाता कहाँ है, मान के चलो किसी कंपनी के पास जाता है, तो वो कंपनी उस पैसे का क्या करती है, रॉ मटेरियल खरीदती है, यानी वो भी मार्केट में क्या क्रिएट करती है, डिमांड। तो यानी कि आई फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है जी। जी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है, यानी कि गवर्नमेंट भी मान के चलो कि रास्ता बनाएगी, तो रास्ता बनाएगी तो उसके लिए वो भी क्या करेगी, इकोनॉमी में पैसा डालेगी। मान के चलो एक रास्ता बनेगा जिसका दाम है, खर्चा है 500 करोड़ रुपया, तो ये 500 करोड़ रुपया इकोनॉमी में आएगा तो ये भी क्या क्रिएट करेगा, ऑब्वियसली बात है डिमांड क्रिएट करेगा। कैसे डिमांड क्रिएट करेगा, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि अब रास्ता बनेगा तो ईटा खरीदना पड़ेगा, बालू खरीदना पड़ेगा, लेबर को लाना पड़ेगा, तो ये सब मिल करके इकोनॉमी में किसको बढ़ाएगा, डिमांड को बढ़ाएगा। तो यानी जी फॉर क्या हो गया, एग्री गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ एक्स माइनस एम को हम लोग नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि मान के चलो कि हम लोग इंडिया में तो सामान नहीं बेचते हैं, हम लोग विदेश में भी सामान बेचते हैं। ये जो विदेश में हम लोग सामान बेचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और हम क्या करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, दोनों करते हैं। ये जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट का मतलब सामान गया और उसके बिहाफ में क्या आया, पैसा आया। सामान गया और उसके बिहाफ में क्या आया, पैसा आया। और इंपोर्ट किए तो क्या, सामान आया और पैसा क्या हुआ, गया। तो मान के चलो कि अगर हमने 500 करोड़ का क्या किया है, एक्सपोर्ट किया, माइनस 100 करोड़ का क्या किया, इंपोर्ट, तो जो 400 करोड़ बच जाएगा वो इकोनॉमी में क्या क्रिएट करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा। बहुत सिंपल। अच्छा भैया बोलिए कि 100 करोड़ का एक्सपोर्ट हो और 500 करोड़ का इंपोर्ट हो, तो जो 400 करोड़ है वो हमारा क्या है, उधारी है। तो मान के चलो हमारे घर में अगर उधारी होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उधार पे करते हैं उसके बाद तो सामान खरीदते हैं। तो ठीक देश में 400 करोड़ का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो हमारे देश में डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। यानी ये सब मिला करके बनता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। तो एग्जाम हॉल में 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो ये इक्वेशन लिखने का और इन चारों को 3-3 4-4 लाइन एक्सप्लेन कर देने का, जो आपको हम नोट्स दिया है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन लेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए 2 नंबर क्वेश्चन, तो आएगा क्या, आएगा हमारा, हाँ, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये लगभग दिखाई देता ही है, हर 1-2 साल में। डिफाइन कंजम्पशन फंक्शन, एक्सप्लेन इट,
with the help of diagram। हो गया। अब आते हैं कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन को लिखते हैं हम लोग सी फंक्शन ऑफ वाई लिखते हैं। अब ये सी फंक्शन ऑफ वाई क्या है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कंजम्पशन का मतलब हमारा खर्चा, तो जो हमारा खर्चा होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बात है हमारे इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका इनकम ज्यादा होगा वो खर्चा भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, और जिसका इनकम कम होगा वो खर्चा भी क्या करेगा, कम करेगा। बहुत सिंपल में, ज्यादा डीप नहीं जाना है। इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा कंजम्पशन भी घटेगा, यानी दोनों में क्या रिलेशन है, तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। चलो एक टेबल के द्वारा हम लोग समझते हैं। मान के चलो एक टेबल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि y और c वाला एक टेबल लेते हैं, ठीक है। तो y मतलब मान लो जब इनकम मेरा 0 है तो याद रखना कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, ये भी एक पार्ट है, ठीक है। तो y का मतलब यानी y अगर 0 होगा तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, कुछ ना कुछ मतलब यानी तुम्हारा इनकम 0 भी हो जाए तब भी तुम खाएगा। इंसान तब तक कंजम्पशन करता है जब तक वो जिंदा रहता है, भले उसका इनकम हो चाहे ना हो। वो भीख मांगेगा, मांग के खाएगा, लूटेगा, कुछ भी करेगा, बट वो जिंदा तो जिंदा है, मतलब कंजम्पशन है। इस कंजम्पशन को कौन सा कंजम्पशन बोलते हैं हम लोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। कौन सा कंजम्पशन बोलते हैं हम लोग, ऑटोनोमस। एग्जाम हॉल में टीचर कभी कभी देता है व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो क्या वो करना है तुमको, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज अ टाइप ऑफ कंजम्पशन विच डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये हो गया एक पार्ट, याद रखना, इसको अभी हम लिखना सिखाएंगे। उसके बाद मानो मैंने इनकम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली बात है मेरा खर्चा भी क्या होगा, मेरा कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर मैंने इनकम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मेरा खर्चा वापस से क्या होगा, बढ़ेगा। फिर मैंने इनकम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, फिर मेरा खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा। फिर मैंने इनकम को क्या कर दिया, मैंने इनकम को फिर बढ़ा दिया, तो फिर बढ़ाया इनकम को तो कितना किया, 400 किया, तो मेरा खर्चा क्या होगा, वापस से बढ़ेगा। फिर मैंने इनकम को क्या कर दिया, वापस से मैंने इनकम बढ़ाया, मेरा खर्चा क्या होगा, वापस से क्या होगा, बढ़ेगा। फिर मैंने इनकम को बढ़ा दिया तो मेरा खर्चा क्या होगा, वापस से क्या होगा, बढ़ेगा। डन है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है कि इनकम अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो इनकम डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर, राइट। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सी फंक्शन ऑफ वाई। तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। as the income increases or decreases, consumption also increases or decreases। बोलो कंजम्पशन ही तो इनकम पे डिपेंड है, उल्टा बोल दिया क्या। कंजम्पशन हमारा जो खर्चा है वो किस पे डिपेंड है, इनकम पे, यही तो समझा रहा है। हाँ तो डिपेंड ये वाला पार्ट, यस, दो पार्ट में बटा हुआ है हमारा ये कंजम्पशन फंक्शन। एक पार्ट जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता और उसके बाद वाला पार्ट जो इनकम पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ, राइट। इसीलिए जब तुमसे पूछेगा, अभी पढ़ा दें, लास्ट क्लास में बाद में पढ़ाए थे हम, आज अभी पढ़ाते रहे। इसीलिए कंजम्पशन का जो इक्वेशन है वो a प्लस बी वाई है। चलो इसके पहले एक बात और समझा दें। अब आते हैं कि यहाँ पे एक इक्वेशन बोला जाता है कि जो डेल वाई है वो हमेशा बड़ा होता है डेल सी से। अब भैया डेल वाई क्या है और डेल सी क्या है, बैठ जा। तो डेल वाई का मतलब इनकम में जो चेंजेस हो रहा है, राइट। इनकम में जो चेंजेस हो रहा है, तुम देखो बार बार कितना चेंजेस हो रहा है, इनकम में बार बार कितना चेंजेस हो रहा है, 100 का चेंजेस। और कंजम्पशन में बार बार कितना चेंजेस हो रहा है, 80 का चेंजेस हो रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा से जो डेल्टा वाई है यानी एक्स्ट्रा इनकम जो है वो क्या रहेगा, हमेशा एक्स्ट्रा खर्चे से बड़ा रहेगा। ये बात हमको बार बार यूज किया जाता है, ठीक है। तो डेल्टा वाई जो है वो डेल्टा सी से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है। चलो अगला आते हैं हम लोग इसके बाद में
तो ये वाला इक्वेशन भैया एक बार समझा दीजिए। अब देखो, मान के चलो कि हम बोले कि मेरा कंजम्पशन 200 रुपया, कितना है 200 रुपया। तो ये 200 रुपया दो पार्ट में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है? एक तो हमें पता है 40 रुपया और दूसरा कितना 160। कितना 160। हम ऐसे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कंजम्पशन में एक ऑटोनोमस कंजम्पशन है और दूसरा इनकम पे डिपेंड वाला है। इसीलिए जब भी कंजम्पशन फंक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी वाई। ए का मतलब पहले ऑटोनोमस को लिख दो, कितना 40 लिख दिए। फिर जो इनकम बढ़ा कितना 160 रुपया, वो किसके ऊपर डिपेंड है? इनकम के ऊपर। समझा पाए बात को? क्लियर हुआ? तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कंजम्पशन का फंक्शन क्या है, मतलब इक्वेशन क्या है, तो क्या लिखेगा? ए प्लस बी वाई। अब ये बी वाई क्या है थोड़ा देर के बाद समझाएंगे। मतलब एक्चुअली तो समझ में आ गया कि ये कौन सा पार्ट है जो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। मान के चलो ना, अभी हम तुमसे पूछे कि बाबू सी का मतलब 300, तो 300 कैसे लिखोगे तुम? भैया 40 तो फिक्स है, वो इनकम के ऊपर डिपेंड है, प्लस भैया क्या हो जाएगा 200। 200 कितना 260। तो ये 260 कौन है? जरूर इनकम बढ़ा होगा, इसलिए खर्चा भी क्या हुआ? बढ़ा। बट ये 40 ना यहां चेंज होगा और ना तो यहां चेंज होगा। समझा पाए बात को? क्लियर हुआ ये बात? नाउ अब इसको एक्सप्लेन करना था, समझा दिए। बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे से। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर हुआ? डन। चलो उसके बाद ये टेबल बनाने का हम तुम लोग को बोले हुए हैं कि मैंने जो मैट दिया है उसमें जो टेबल है वो नहीं यूज करना है। कौन सा यूज करना है? ये वाला टेबल यूज करना है। उसके बाद अब आते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, बहुत सिंपली समझोगे तो इसका ग्राफ देखो, क्या 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 बात ध्यान रखना पड़ता है। ये हो गया आपका x और ये क्या हो गया आपका y। नाउ अब पहले बनाएंगे हम लोग इनकम को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड है? इनकम। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? इनकम। तो इनकम क्या है? 100 100 100 करके हमने बढ़ाया है। तो बढ़ाया मतलब कितने डिग्री पर बनाना है? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री कैसे होता है? तो स्केल में एक का डिस्टेंस इधर लोगे, ठीक सेम डिस्टेंस इधर भी लोगे, फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम लोग? मिला देंगे। ठीक, मिलाने के बाद यहां से एक लाइन टान देंगे, तो ये मेरा बनेगा y। समझा पाए बात को? समझा पाए? उसके बाद क्या करना है? इस लाइन को भी मिटाना है, इसको भी मिटाना है। मिटा करके ऐसे करके एक लाइन टान के लिख देना है 45 डिग्री। समझा पाए यहां तक? समझा पाइए 45 डिग्री कैसे आएगा ना। उसके बाद अब देखो इनकम जीरो से स्टार्ट हुआ, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इनकम का स्टार्टिंग भी क्या था? जीरो था। बट कंजम्पशन का स्टार्टिंग कितना है? 40। तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। कहां से स्टार्ट होगा? थोड़ा ऊपर। क्योंकि भाई ये नंबर तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिख देंगे ए। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? ए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब हम लोग टानेंगे तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड छोटा सा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे इनकम और कंजम्पशन क्या है? सेम है। बस यही ग्राफ हमें बनाना है और इसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। समझा पाए बात को? अच्छा, एक रिलेशन है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखोगे तो वो रिलेशन है कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक अगर ध्यान दोगे तुम, तो जो हमारा कंजम्पशन है ना सी, वो बड़ा है किससे? वाई से। क्या है? तो यहां पे भी देख लो, जो वाई है वो हमारा क्या है? सॉरी, वाई जो है वो छोटा है किससे? सी से। लेकिन जब इस वाले पार्ट में जाएंगे तब उल्टा, अब वाई क्या हो गया? बड़ा हो गया किससे? सी से। तो ये रिलेशन हमको याद रखना है। और इस जगह पर क्या है? y इक्वल टू सी। देख तो क्लियर है? तो ये एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन कंजम्पशन फंक्शन, व्हाट आर द, या फिर एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। सिर्फ डायग्राम भी बोले तो टेबल आपको बनाना है, सिर्फ डायग्राम भी बोले तो टेबल आपको बनाना है। क्लियर है यहां तक सबका? चलो वेरी गुड। अगला टॉपिक मिटा दे इसको।
चलो अब अगला टॉपिक है हम लोग का। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमसे बोलता है डिफाइन इन्वेस्टमेंट। दो दो इन्वेस्टमेंट है। डिफाइन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्या है डिफाइन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट? तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इनकम बढ़े चाहे घटे, आपका इन्वेस्टमेंट जितना था उतना ही रहेगा। मान के चलो कि तुम्हारे पापा ने हर महीना 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट का सोचा है, तो भले तुम्हारा इनकम बढ़े चाहे घटे, उनका इनकम बढ़ता है तो भी वो उतना ही रखते हैं, और उनका इनकम घट भी जाता है तो भी क्या रखते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट को चेंजेस नहीं करते। अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। चलो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ये हो गया हम लोग का ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये वाई, ये एक्स, ये ओरिजिन, और मन करे तो तुम वाई को भी बना दो। क्यों? देखो वाई बढ़ रहा है घट रहा है, इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर हुआ? इसको हम लोग कौन सा इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोला? डिफाइन क्या बोला? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोले? वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। वो इन्वेस्टमेंट जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो यानी इसका ग्राफ कैसा होगा? ये पहले इनकम का लाइन बना दो, और ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सॉरी ऑटोनोमस नहीं, इंड्यूस्ड। हाँ वो बोलो। हाँ नहीं, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो इनकम बढ़ेगा तो ये भी क्या हो? जैसे शेयर मार्केट, मेरा इनकम बढ़ता है हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कम होता है हम कम इन्वेस्ट करते हैं। बट LIC जो मैंने खोल लिया है वो बढ़ता है तो भी उतना ही रहता है, घटता है मतलब सिंपल सा लॉजिक। एक इंसान, अगर तुम्हारे पापा बोलते हैं मेरा इनकम बढ़ जाए चाहे घट जाए, मेरा इन्वेस्टमेंट हम अब ना बढ़ाएंगे ना तो वो कौन सा कहलाएगा? ऑटोनोमस। लेकिन तुम है, तुम बोल रहा है कि नहीं मेरा इनकम ज्यादा होगा तो हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कम होगा तो कम, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? चलो अगला टॉपिक। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, कितना नंबर है? 4 5 6 हुआ, 6 ना। एक्सप्लेन सेविंग फंक्शन। जैसे कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा वैसे ही सेविंग फंक्शन विथ the help of डायग्राम। यानी सेविंग फंक्शन पढ़ाइए किसके द्वारा? डायग्राम के द्वारा। ठीक है, चलो। तो यानी कि सेविंग भी जो हम लोग का होता है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेविंग भी हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। सेविंग भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारा इनकम के ऊपर। क्या डिपेंड करता है? हमारा सेविंग। सिंपल सा लॉजिक है। एक रिक्शा वाला कम बचाता है, लेकिन जो सरकारी नौकरी करता है वो सेविंग क्या करता है? ज्यादा करता है। जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है? और ज्यादा सेविंग करता है। तो सेविंग किसके ऊपर डिपेंड किया? इनकम के ऊपर। सेविंग किसके ऊपर डिपेंड किया? इनकम। ज्यादा इनकम ज्यादा सेविंग, कम इनकम कम सेविंग। यही ना, ज्यादा इनकम ज्यादा सेविंग, कम इनकम कम सेविंग। डन है?
चलो वेरी गुड। देखो तो यहाँ पे इसका भी एक टेबल, तो आंसर क्या हो जाएगा, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम इज नोन एज सेविंग फंक्शन। एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग विल ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं हम लोग, तो y का वापस से लिखते हैं तो कितना था, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, यही था ना। हमारा कंजम्पशन क्या था, 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। डन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लाइन तुम लोग को पता होगा, क्या हम लोग बोल नहीं सकते इनकम इक्वल टू सी प्लस एस, बोल सकते हैं क्या, यानी इनकम का ये भी एक इक्वेशन होगा, क्या होगा, सी प्लस एस। सी प्लस एस मतलब इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्या होगा, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्या होगा, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अगर ये इक्वेशन है तो तुमको नहीं लगता कि एस इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, y माइनस सी होगा क्या, यही होगा ना। उधर लेके जाएंगे तो सेम पर, तो क्या हो जाएगा, -40 होगा। उसके बाद यहाँ कितना, -20। उसके बाद ये कितना होगा, 0। उसके बाद ये कितना होगा, 20। ये कितना होगा, 40। ये कितना होगा, 60। और ये कितना होगा, 80। समझा पाए बात को, क्लियर हुआ सेविंग कहाँ से आया। चलो वेरी गुड। अब आते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो सेविंग फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू सी प्लस एस, यहाँ लिख दिया साइड में, हो गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, राइट। तो इसका ग्राफ बनाते समय ये हो गया x, ये हो गया y, ये ओरिजिन। डन है। तो सबसे पहले s बनाने के लिए हमें y भी बनाना पड़ेगा और c भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले y, तो y हमें पता चल गया कितना डिग्री पे बनाते हैं, 45 डिग्री पे क्या बनाते हैं, y। क्लियर। c कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली a से स्टार्ट करते हैं, और ये क्या बन गया हमारा, c। क्लियर हुआ। अब सेविंग कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली ये माइनस है, तो इधर वाला क्या होता है प्लस, तो इधर वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी कि इतना दूर +40 था, तो ठीक सेम गैप लेना, जितना गैप ये है स्केल पे उतना ही मेजर करके ठीक उतना ही नीचे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप इतना दूर का मतलब प्लस है तो ये क्या है, माइनस है। यहाँ से ये स्टार्ट होगा और इस पॉइंट को टानना, इससे मैच करना, लाइक दिस। ये क्या हो गया, सेविंग। डन है। तो सेविंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, -40, -20, और क्या पहुंच गया, 0। 0 कब होगा, जब इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो। तो देखो यहीं पे टच कर रहा है ना, यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू सी है, तो y इक्वल टू सी का मतलब क्या है, यहाँ पे सेविंग कितना होगा, 0 होगा। तो इस लाइन को टच करना मतलब क्या, 0 होना। अब क्या हो रहा है, सेविंग मेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्लस में बढ़ रहा है। हो गया, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो ये एक और क्वेश्चन हो जाएगा, सेविंग फंक्शन। क्लियर हुआ। चलो वेरी गुड, बेटा इसको अब इसी से हम लोग का एक क्वेश्चन आता है, उसको भी करवा दें। तो सबसे पहले आता है हम लोग का 7 नंबर, तो जो भी है चलो 7 ही कर रहे हैं। तो डिफाइन आता है हमारा APC एंड MPC। क्या आता है क्वेश्चन, डिफाइन APC एंड डिफाइन MPC। ठीक है, चलो आते हैं इसका आंसर। तो APC इक्वल टू क्या होता है, तो APC इक्वल टू C/Y, मतलब यानी अगर आपका इनकम 10,000 है तो आप उसका कितना खर्चा कर रहे हैं, राइट। क्या मतलब हो गया, मान के चलो कि आपका इनकम कितना है, आपका इनकम है 10,000। कितना इनकम है आपका, 10,000, और आप कितना कंज्यूम करते हो, मान के चलो 5,000। तो तुमसे पूछा तुम्हारा APC कितना है, तो कितना आंसर होगा,
5000 डिवाइडेड बाई कितना 10,000 करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 0.5, कर ले भाई कैलकुलेटर पे, 0.5, यानी आपका जो भी इनकम है आप उसका 50% क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, यही मतलब है। तो एपीसी का मतलब क्या हुआ, इनकम का कितना पार्ट आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। क्लियर हुआ ना। अब आता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एपीसी का फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला है डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। क्या है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। क्या मतलब हुआ इसका, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है। क्या मतलब है, मान के चलो इंसान का इनकम बढ़ गया, तुम्हारे पापा का इनकम कितना हो गया, 10,000 से बढ़ करके 15,000 हो गया, हो ही सकता है भाई। तुम्हारा खर्चा भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, तो तुम्हारा खर्चा जो है 5,000 से बढ़ करके 7,000 रुपया हो गया। डन। तो एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एक्स्ट्रा इनकम का कितना एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो तुम बोलेगा सर एक्स्ट्रा इनकम कितना है, हम बताएं 7,000 रुपये, सॉरी एक्स्ट्रा इनकम है 5,000 और मेरा एक्स्ट्रा खर्चा बताएं कितना है 2,000 रुपया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमपीसी। तो देखो y से y, यहां से निकलेगा डेल्टा y, कितना है डेल्टा y 5,000, कैसे, अभी 15,000 है, वहां 10,000 था, और डेल्टा सी कितना हो जाएगा 7,000 से 5,000 कितना 2,000। समझा पाए बात को, तो यहाँ कितना बैठाएंगे हम लोग 2,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो ये क्या निकल गया मेरा एमपीसी। तो एपीसी मतलब इनकम का कितना खर्चा करना चाहते हैं, और एपीसी मतलब इनकम का कितना खर्चा करना चाहते हैं, और एमपीसी का मतलब एक्स्ट्रा इनकम का कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहते हैं। क्लियर हुआ। नहीं डायग्राम नहीं बना के दिखाना है, कुछ भी नहीं दिखाना है, बस एपीसी का डेफिनेशन डालना है। हाँ तुम चाहे तो ये वाला दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से। क्लियर है, बुक में देखना पूरा दिया हुआ है प्रॉपर वे में, एकदम प्रॉपरली। चलो मिटाएं इसको, हाँ बैठ जाओ बाबू। ठीक, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है, और वो क्या है, डिफाइन एपीएस एंड एमपीएस। ठीक है, ठीक उसी तरह एपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो क्या हुआ, एस बाई वाई मतलब इनकम का कितना आप क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, इनकम का कितना आप क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो। अगर एग्जांपल देखा जाए तो वाई कितना था हमारा 10,000 था ना, और कंजम्पशन कितना था हमारा 5,000 था। तो अगर तुमसे हम पूछे कि सेविंग कितना होगा तो क्या बोलोगे 5,000। कैसे, 10,000 में से 5,000 चला गया तो बचा कितना 5,000। तो तुमसे पूछेगा एपीएस कितना होगा, तो क्या बोलोगे सर 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000, यानी 0.5, यानी इनकम का 50% आप क्या करते हैं, सेव करते हैं। इनकम का 50% आप क्या करते हैं, सेव करते हैं। क्लियर है यहां तक सबका, वेरी गुड। नाउ एमपीएस, एमपीएस क्या है, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, यानी एक्स्ट्रा इनकम का आप कितना एक्स्ट्रा क्या करते हो, सेव करते हो। क्या मतलब है, एक्स्ट्रा इनकम का आप कितना एक्स्ट्रा क्या करते हो, सेव करते हो। तो चलो एग्जांपल वापस से लेते हैं। तो y1 कितना था 15,000 था, यही ना, और c1 कितना था 7,000 था, राइट। तो S1 कितना हो जाएगा, थोड़ा हमको बता, कितना होना चाहिए। तो 15,000 से 7,000 घटा दो, कितना हो जाएगा, हाँ पहले देखो, पहले ये 5,000 था, अभी ये कितना हो गया 7,000, तो ये कितना होगा कि 2,000 होगा, बताओ बताओ। 8,000 सेविंग हुआ, कितना सेविंग होगा 8,000। सेविंग भी तो बढ़ेगा ना,
अरे भाई एक्स्ट्रा इनकम कितना हुआ 5,000, एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ 2,000, तो एक्स्ट्रा सेविंग कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 3,000। क्लियर है। अब इस जगह से इससे इसको कंपेयर करो, सॉरी इससे इसको, तो क्या निकलेगा डेल वाई कितना हो गया 5,000। डेल सी कितना हो जाएगा, सी से सी को कंपेयर करो कितना हो जाएगा 2,000। डेल एस कितना हो जाएगा, एस से एस को कंपेयर करो कितना हो जाएगा 3,000। अब निकाल लो एमपीएस, तो एमपीएस कितना 3,000 डिवाइडेड बाई कितना, बोलो बोलो 5,000 हो गया। ये है हमारा एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। स्वीटी समझ में आ रहा है, थोड़ा एक बार थम्स अप लगा के, हाँ समझ में आ रहा है भैया, थम्स अप का ऑप्शन है वहां पे देख, यस वेरी गुड थैंक यू। चलो मिटाएं इसको। चलो अगला आते हैं हम लोग, तो अगला टॉपिक जिसके लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे लगभग क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यही था ना क्वेश्चन। हाँ इन क्लोज्ड इकोनॉमी, चलो वेरी गुड याद है तुमको। determination of equilibrium level of national income। closed इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी में नेशनल इनकम हमको निकालना है। डन। ये कब निकलेगा, जब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई। जब ये होगा तभी ये बातें होंगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होना चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई। नाउ पहला बात तो ये जानते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता, क्या बोले, जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता है। डन है। चलो इसके लिए कुछ एजम्पशन दिया हुआ था, पेज नंबर 109 में इसका आंसर है, कितने में है 109 नंबर पेज में आंसर है। चलो क्या बोला हुआ है, इसके कुछ एजम्पशन है। पहला एजम्पशन, सेम कमोडिटी इज यूज्ड फॉर बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस, यानी तुम जो कंज्यूम करोगे वो भी सेम होगा और जिसमें तुम इन्वेस्ट करोगे वो भी क्या होगा, सेम होगा। दूसरा, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी। तीसरा, इकोनॉमी इज क्लोज्ड, बता ही दिया ऑलरेडी, हेडिंग ही वही है, इकोनॉमी क्या रहेगा, क्लोज, जहां पे विदेशी व्यापार नहीं होगा। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर सी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई। अच्छा, कंजम्पशन को क्या बोला जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर। किसको बोला जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस वर्ड को यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी समझाएंगे। टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, वेरी गुड। टोटल इन्वेस्टमेंट को आई बोलते हैं। अच्छा, ये भी बोल दिया जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कौन सा लेंगे, दो इन्वेस्टमेंट था, एक ऑटोनोमस और एक क्या था, इंड्यूस। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट लेंगे, ऑटोनोमस। कौन बोला, हम नहीं, कौन बोला, एजम्पशन बोल रहा है कि जब इसको एक्सप्लेन कीजिए तो कौन सा इन्वेस्टमेंट लीजिए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लीजिए। क्लियर हुआ। दूसरा, अच्छा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई दिखाना है, तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। अब यहाँ पे एजम्पशन में एक और बात बोल दिया कि ये जो G है ना वो कांस्टेंट रहेगा, और क्या बोला, जो x माइनस एम है वो भी क्या रहेगा। खैर ये तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हेडिंग क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो नहीं रहा।
और साथ में जी को क्या बोल दिया, कांस्टेंट रखिए। क्या रखिए उसको, कांस्टेंट रखिए। समझा पाए बात को। चलो अब तो इसका मतलब क्या भैया, हम लोग बोल सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग वाई बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का दूसरा नाम क्या है, वाई है। या तो वाई बोलो या तो एग्रीगेट सप्लाई बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। क्लियर हुआ। इक्वल टू C प्लस आई। अब देखो यहाँ पे तो G कांस्टेंट बोल दिया और x माइनस एम है नहीं, तो यानी क्या फॉर्मूला बन जाएगा, C प्लस आई। ये किसका फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला बना, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था, C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस एम, बट अब यहाँ पे क्या लगा दिए, C प्लस आई लगा दिए। समझा पाए कि नहीं समझा पाए। नाउ अब तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, तो y क्या है हमारा 0, फिर कितना था 100, फिर कितना था 200, फिर कितना था 300, फिर कितना था 400, फिर कितना था, फिर कितना था 600। क्लियर है कि डाउट है। नाउ अब आते हैं सी का मतलब कितना 40, फिर कितना 120, फिर कितना 200, फिर कितना 280, फिर कितना 360, फिर कितना 440, फिर कितना 520, 520 ना। अब एडी निकालने के लिए हमको आई भी जोड़ना पड़ेगा, तो आई का मतलब कितना, अपने मन से कर लो, 40 40 40 40 40 40। क्यों लिए हम लोग 40 40 40 40 का मतलब ये ऑटोनोमस हो गया। क्यों ऑटोनोमस लिए, क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या बोल रहा था कि हमें कौन सा लेना है, ऑटोनोमस। नाउ अब एग्रीगेट डिमांड निकालो। तो एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 80, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 160, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 240, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 320, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 400, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 480, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 560। समझा पाए। नाउ अब इस लाइन को, एक सेकंड, चलो अब इस लाइन को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, मेरा एग्रीगेट डिमांड बनेगा। अब एक्टिव मोड पे इसको रखना और इसको रखना। कहां पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो ये देखो हुआ, ये वो जगह है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या है, बराबर है। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। समझा पाए, समझा पाए इक्विलिब्रियम। नाउ अब इसको ग्राफ की सहायता से दिखाना है, तो ग्राफ की सहायता से दिखाएंगे। y ऑरिजिन, तो सबसे पहले हमको क्या दिखाना पड़ेगा, y। तो y दिखाएंगे तो कितना 45 डिग्री लाइन पे y बनेगा, बनेगा। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, c। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, i। अब c के ऊपर में i को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा c प्लस आई। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो गया c प्लस आई। इसको कई नामों से जानते हैं, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। C प्लस आई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सपेंडिचर। तो कंफ्यूज मत होना एक्सपेंडिचर जब बोले तो, क्लियर। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझा पाए। अब इसके पहले वाले पॉइंट को देखो y1, और इस वाले पॉइंट को देखो y2। क्लियर। तो ये वो जगह है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, बराबर है। और इस जगह पे क्या देखने को मिल रहा है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा है, किससे, एग्रीगेट डिमांड से। कैसे, ये देखो ये सप्लाई का लाइन है ना, और ये किसका लाइन है, डिमांड का। तो बड़ा कौन है, सप्लाई बड़ा है, डिमांड क्या है, छोटा है। इस जगह पे देखेंगे तो क्या देखेंगे, जो डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। तो यानी यहाँ पे
एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। इसको हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी देश का सबसे अच्छा जगह यही है, सबके पास रोजगार है। अगर इस जगह का बात करेंगे तो क्या है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या करना पड़ेगा, सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मोर प्रोड्यूस, मोर प्रोडक्शन। हो गया, क्या हो जाएगा, मोर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार, मोर एम्प्लॉयमेंट। और इस जगह पर क्या होगा, डिमांड सप्लाई ज्यादा हो गया ना, तो क्या करेगा, लेस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या करेगा, कम करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो लेस एम्प्लॉयमेंट। इसी को हम लोग को एक्सप्लेन कर देना है, बुक में अच्छे से एक्सप्लेन है, देख लेना। ये हो गया हमारा, इसी के लिए सारा पोथी पढ़ा गया था। उतारेगा एक बार, मिटा दे इसको। इसके बाद हमारा आता है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पढ़ा था ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़े थे लास्ट क्लास, नहीं पढ़े थे। चलो आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इस चैप्टर में बस इतना ही तुम लोग को पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैसे डिनोट करते हैं, के से। कैसे डिनोट करते हैं, के से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे तो मेरे इनकम में कितना चेंज होगा। मतलब इसका फॉर्मूला है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। क्या मतलब हुआ, जैसे मान के चलो कि मेरे बिजनेस में, क्या बोले, मेरे बिजनेस में क्या है, मेरे बिजनेस में मान के चलो कि हम 100 करोड़ लगाए थे पिछले साल, तो मेरा इनकम कितना हुआ था, 500 करोड़। अब हम चाहते हैं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, कितना करें, 150 करें, तो मेरा इनकम कितना गुना, ऑब्वियसली बात है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम भी क्या होगा, एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो उसी चीज को समझाएगा कौन हमको, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मान के चलो कि पिछले साल मैंने एक लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया था। कितने का बढ़ाया था, डेल्टा आई, डेल्टा आई कितना, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट क्या किया था, बढ़ाया था, जिसके वजह से मेरा इनकम पता है कितना एक्स्ट्रा हो गया था, 5 लाख। तो यानी के कितना निकलेगा बताओ, 5 लाख डिवाइडेड बाई कितना, 1 लाख। इससे ये बात सिद्ध हुआ कि अगर हम लोग जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरा इनकम कितना गुना बढ़ जाता है, मेरा इनकम कितना गुना बढ़ जाता है, 5 गुना। तो यानी कोई तुमसे अगर आके पूछा कि तुम्हारे बिजनेस में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरा इनकम कितना बढ़ेगा, तो तुम क्या बोलेगा, मेरा इनकम, मेरे बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है वो कितना गुना बढ़ता है, 5 गुना। कैसे पता चला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स। समझा पाए। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बताता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके बदले आपका इनकम कितना बढ़ेगा। यही है हम लोग का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। करे आगे, करे आगे, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला नहीं है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और है।
के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, के इक्वल टू 1/MPS। लेकिन ये दोनों तुमको प्रूफ दैट करके अभी हम दिखाएंगे, ठीक है, कि ये दोनों कैसे आया। ठीक है, जब एग्जाम में एक्सप्लेन करने बोलेगा ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो उसको भी एक्सप्लेन करना है, अभी जो हम बताएंगे। क्लियर हुआ? तो घर पे नहीं पढ़ रहा बाबू? एकदम नहीं पढ़ता है घर पे? क्लास को छोड़ करके तू घर पे एक रद्दी भर नहीं पढ़ रहा है, ठीक है? ऐसा मत सोच के हम यहाँ पे खड़ा होकर हमको एहसास नहीं है, हमको प्रॉपर पूरा एहसास है। y इक्वल टू सी प्लस आई जीरो। कोई बताएगा कैसे c प्लस आई जीरो? अरे अभी पढ़ा ना, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब y और डिमांड मतलब c प्लस आई। समझा पाए? तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सा कंडीशन है? इक्विलिब्रियम। इसको नाम देंगे 1 नंबर नाम देंगे। कितना नंबर नाम देंगे? इक्वेशन 1 नंबर नाम देंगे। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। बढ़ाने के पहले इस इक्वेशन को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देख तो एक बार, a प्लस बी वाई प्लस आई जीरो। देख तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब बोलेगा कैसे? तो थोड़ा देर पहले ही शुरू में ही बताए थे, सी का मतलब क्या होता है? a प्लस बी वाई होता है। सी का मतलब क्या होता है? a प्लस बी वाई होता है। अब क्या करना है? y वाले को एक तरफ लेके आओ, तो देख तो होगा ये, ठीक किए? y वाला एक तरफ लेके आए, इधर देखना, भी उतार मत, वीडियो देख के उतार लेना। y वाला एक तरफ लेके आए। अब यहां से y क्या कर लेंगे? कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा? 1 माइनस बी इक्वल टू ए प्लस आई जीरो होगा। अब y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a प्लस आई जीरो डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी। लिख सकते हैं क्या? देख तो, लिख सकते हैं? बोल हाँ भाई, लिख सकते हैं ना। अब इसको, ये जो y आया है ना, इसको नाम देंगे हम लोग y1। क्या नाम देंगे? y1 ब्रैकेट में लिख देंगे से। मतलब इस लाइन को हम लोग कौन सा लाइन बोल रहे हैं? y1 बोल रहे हैं। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएंगे? डेल्टा आई से पहले इन्वेस्टमेंट कितना था? आई जीरो। अब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाए कितना? प्लस डेल आई। कितना बढ़ाए वो नहीं पता, बट डेल आई लिख दिए। इसलिए क्या लिख दिया हम लोग? डेल आई, यानी आई इक्वल टू क्या हो गया? आई जीरो प्लस डेल आई। मतलब कि मान के चलो पहले मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? 100 करोड़। अब हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिए कितना? 150 करोड़। तो 50 करोड़ है ये। कितना करोड़ है ये? एक्स्ट्रा है। अब देखो यहाँ पे, तो यानी कि y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? c प्लस आई जीरो प्लस डेल आई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? यस, फॉर्मूला पे लेके चले गए 2 नंबर। अब इसको सॉल्व करो, तो y इक्वल टू c का मतलब क्या? a प्लस सेम बी वाई प्लस आई जीरो प्लस डेल आई। देख तो ठीक लिखे हैं? ठीक लिखे हैं? तो अब फिर से वही काम, y वाले को एक तरफ लेके आओ, बी वाई, तो क्या हो जाएगा? a प्लस आई जीरो प्लस डेल आई होगा क्या? अब फिर y को कॉमन लेगा तो 1 माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? a प्लस आई जीरो प्लस डेल आई होगा। अब y के बदले में क्या हो जाएगा? ये a प्लस आई जीरो प्लस डेल आई होगा कि नहीं होगा? डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी। देख तो कहीं कोई दिक्कत हुआ? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिस तरह उसको y1 बोले थे, इसको क्या बोल देंगे? y2। क्या बोलेंगे इसको? y2 बोल देंगे। समझा पाए? तो यानी ये इनकम, और ये जो इनकम आया वो कैसे आया? इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से। ये कौन सा इनकम था? इनिशियल।
अब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए तो मेरा नया इनकम क्या आया, y2, राइट। चलो इसको मिटाए, थोड़ा सा मिटा रहे हैं, कि नहीं मिटाएंगे तो बना नहीं पाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, y2 में से y1 को क्या कर देंगे, माइनस। तो y2 में से y1 को माइनस करेंगे, तो y2 कौन है, a प्लस I0 प्लस डेल आई, यही है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी, माइनस किसको, इसको, a प्लस I0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी। तो अगर मान के चलो y2 में से y1 को घटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y। भाई नया में से पुराना जाएगा तो क्या मिलेगा, डेल y। पहले मान के चलो, पहले y 500 करोड़, अभी 600 करोड़, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 100 करोड़। उसी एक्स्ट्रा को कैसे दिखाएंगे, डेल y से। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 माइनस बी क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया, होगा कि नहीं होगा। ऊपर में a प्लस I0 प्लस डेल आई, और ये माइनस में क्या, a, और माइनस में क्या, I0। देख तो होगा कि नहीं होगा। ये ये कट गया, कटेगा। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। गला दबा देंगे, तेरा मैथ पढ़ रहा है ना। हाँ क्लियर है, ये सब मत पूछा कर, फंस जाएगा फिर, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल वाई बाई डेल आई। इसको यहाँ लेके चलाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/1 माइनस बी होगा। अच्छा इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, के नाम से जानते हैं, वेरी गुड। 1/1 माइनस, पता है बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है बी इक्वल टू एम पी सी। बी इक्वल टू क्या होता है, एम पी सी। तो क्या इसकी जगह पे लिख सकते हैं एम पी सी। चलो एक प्रूफ दैट हो गया, के इक्वल टू 1/MP/S। बोलेगा भैया कैसे, ये रूल्स है, अभी पढ़ाएंगे, इसको भी थोड़ा प्रूफ दैट करवा दे रहे हैं। MPC प्लस MPS इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तुमको ये पता होना चाहिए। तो MPC प्लस MPS इक्वल टू कितना, 1। तो क्या हम बोल नहीं सकते 1 माइनस MPC इक्वल टू MPS, प्रूफ दैट। क्लियर हुआ, मैंने जो करवाया उसको यहाँ पे लिख के दिखाया। तो तुमसे पूछेगा कि के का कितना फॉर्मूला है, तो कितना फॉर्मूला बोलोगे तुम, 3 फॉर्मूला है। एक के इक्वल टू डेल वाई बाई डेल आई, दूसरा के इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, दूसरा 1/1 एम पी एस। ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करने बोलेगा तो ये पूरा ही करना है, पूरा मैथ्स दिखाना है, बुक में पूरा किया हुआ है, देख लेगा। हाँ भाई, तो इसमें कहाँ टफ था, तू थोड़ा समझ के करना। सबसे पहले y लिख दो, उसके बाद i को जोड़ दो, जोड़ करके फिर y निकालो, माइनस कर दो। थोड़ा एक बार दिमाग से अच्छे से करना, कुछ टफ नहीं, बहुत इजी है। ये हो गया पेज नंबर 117 118, 117 एंड 118 में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। चलो वीडियो देखना, वीडियो देख के घर पे बैठ के आराम से करना, फिर डाउट होगा फिर एक बार और पढ़ेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है, बस तू लोग को समझ में आना चाहिए। बट हाँ, अब बिना पढ़े बोलेगा कि एक बार वापस से, तो हम नहीं पढ़ाएगा। हो गया, एक टॉपिक था जो छूट गया, ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1। ये प्रूफ दैट करना है, 2 मार्क्स में देता है, प्रूफ कीजिए। तो कैसे करेंगे, y इक्वल टू हमें पता है क्या, c प्लस एस, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई y।
तो y बाई वाई, c बाई वाई, s बाई वाई, y बाई वाई 1 हो गया, c बाई वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, APC, और इसको क्या बोलते हैं, APS। अगेन MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, प्रूव्ड कीजिए। कैसे प्रूव्ड होगा, तो हमें पता है डेल y इक्वल टू डेल सी प्लस डेल एस, तो अगेन भाग दे देंगे, डेल वाई बाई डेल वाई, डेल सी बाई डेल वाई प्लस डेल एस बाई डेल वाई, यानी इसका मतलब 1, इसका मतलब एम पी सी प्लस एम पी एस। उतार ले, हो गया तुम लोग का ये पूरा चैप्टर खत्म। वो तो एग्जाम के पहले पता चलेगा ना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है सेमेस्टर 5 में, यही तो दिक्कत है इस सेमेस्टर का। ठीक है, चलो मिटा दे इसको भी, इतना करके रखो। तो ये चैप्टर 90% खत्म हुआ है, 10% अभी बाकी है, बट अभी तक जितना क्लास करवाए थे सबका रिकैप करवा दिया। ठीक है, चलो खत्म करें आज का क्लास।